हेलो फ्रेंड्स, सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के अभ्यास के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो में अभ्यास से पहले का जितना भी प्रश्न था उन सभी प्रश्नों का उत्तर का वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों हाँ, साथ ही साथ आप अपने नोट्स को तैयार करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो आप हमेशा देखने के लिए नहीं बैठे रहेंगे। नोट्स आपके पास हमेशा बना रहेगा। आप कभी भी तैयारी उस नोट्स के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो आप पेन पेपर लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। हम जानते हैं दोस्तों कि लाल लिटमस जो होता है उसको नीला करने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो क्षारक होता है। और क्षारक का पीएच मान कितना होता है, तो 8 से ऊपर होता है, यानी कि 7 होता है उदासीन और 8 से ऊपर होना चाहिए। 8 से ऊपर ऑप्शन देखेंगे कि इसमें 8 से ऊपर कौन सा पीएच मान है। 1 तो नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 8 से ऊपर 10 होता है। पीएच मान जो होता है 1 से लेकर 14 तक होता है। 1 से कहां तक होता है, 14 तक होता है, जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है और 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो कोई भी विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो हम समझ जाएंगे क्षार है और इसका पीएच मान 8 से ऊपर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस विलयन में जो होगा वो HCl अम्ल होगा। HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेना है 10 ml और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेना है 8 ml। ये दोनों विलयन को पूर्णतः घोलते हैं तो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की मात्रा की कितनी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन है 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। तो देखिए, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को डबल कर रहे हैं, 10 से कितना कर रहे हैं दोस्तों, 10 से हम 20 कर रहे हैं। 10 से हम कितना कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी क्या करना होगा, दुगना करना होगा, यानी 8 से कितना करना होगा, 16 ml करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है एंटीएसिड, ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अपच कब होता है, अपच होता है जब अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें क्या डालना होगा, तो एंटीएसिड का उपयोग करना होगा, यानी कि क्षारक हमें मिलाना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अपच ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखना है और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका उत्तर होगा दानेदार जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट ये दोनों अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस प्रकार से यहाँ पे अभिक्रिया भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर बी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम पट्टी ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो इसका सूत्र यहाँ दिया गया है Mg प्लस HCl, यानी कि रासायनिक समीकरण है। तो ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस H2 गैस निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ लिखा है कि एल्युमिनियम चूर्ण प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ 2Al यानी एल्युमिनियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 ये दोनों अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो लौह के रेतन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि Fe प्लस HCl दोनों अभिक्रिया करेगा तो FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन गैस होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है। तो आइए इसका क्रियाकलाप लेते हैं। क्रियाकलाप में 100 ml HCl अम्ल को एक बीकर में लेना है, एक कॉर्क पर 2 कील लगाइए, यानी कि यहाँ पे इस बीकर में 100 ml क्या लिया गया है, 100 ml लिया गया है HCl अम्ल और इसी में एक कॉर्क लगाया गया है और इस पर 2 कील लगाया गया है। ओके, 6 वोल्ट की बैटरी को चित्र अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि यहाँ पे बैटरी लगाया गया है 6 वोल्ट का। अब स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि यहाँ पे स्विच लगाया गया है, स्विच को ऑन करने पर क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। लेकिन एल्कोहल का अगर विलयन रहेगा या ग्लूकोज का विलयन रहेगा तो बैटरी का बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं होते हैं। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। तो इसका उत्तर है कि आश्रित जल शुद्ध होता है, इसमें H+ आयन नहीं बनते हैं, जबकि वर्षा का जल जो होता है उसमें H+ आयन होते हैं, इसीलिए विद्युत का चालन होता है इसमें, है ना। वर्षा का जल में विद्युत का चालन होता है जबकि आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं बनते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 विलयनों में A, B, C, D, E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH मान क्रमशः A में 4, B में 1 और C में 11 और D में 7 और E में 9 प्राप्त होता है। तो कौन सा विलयन उदासीन होगा, प्रबल क्षारकीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा या दुर्बल क्षारकीय होगा। और लिखा है इसमें क्वेश्चन कि pH मानों के आधार पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आरोही क्रम में दर्शाना है। आरोही मतलब क्या हो जाएगा कि किसमें हाइड्रोजन सबसे पहले कम होगा, यानी हाइड्रोजन आयन किसमें कम होगा, उसके बाद उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा कौन होगा, है ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। A में 4, B में 1 और C में 11 और D में 7 और E में 9 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि pH मान 1 से लेकर 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है, लेकिन 1 के नज़दीक जो भी संख्या होगा वो प्रबल होगा और 6 के नज़दीक जो भी संख्या होगा वो दुर्बल होगा। तो 6 के नज़दीक 4 है तो ये दुर्बल अम्लीय होगा, है ना। और 1 जो है से क्या होगा, प्रबल क्षारकीय होगा और 11 जो होगा वो प्रबल क्या होगा, क्षारकीय होगा क्योंकि 14 के नज़दीक है। 14 के नज़दीक जो होगा वो प्रबल में क्षारकीय में चला जाएगा और जो 8 के नज़दीक होगा वो दुर्बल क्षारकीय में चला जाएगा। ठीक है, और ये 7 क्या होगा, उदासीन होगा और 9 क्या होगा, दुर्बल क्षारकीय होगा क्योंकि 8 के ये नज़दीक है। ठीक है, तो इसे आरोही क्रम में सबसे पहले C लिखेंगे क्योंकि C में H+ आयन जो होगा वो बहुत कम होगा। इसके बाद E लिखेंगे, E में H+ आयन कम होगा और इसके बाद D लिखेंगे, D में क्या है, H+ आयन
ना के बराबर होता है यानी उदासीन होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, इसमें H+ आयन होते हैं और सबसे ज़्यादा जो H+ आयन होगा वो ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका pH मान कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। परखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लेना है। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल डालना है। दोनों अम्लों की मात्रा की सांद्रता समान है। किस परखनली में तेजी से बुदबुदाहट उत्पन्न होगा और ऐसा क्यों होगा? आइए इसका उत्तर जानते हैं। परखनली ए में बुदबुदाहट अधिक उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें HCl अम्ल एक प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः वियोजित होकर H+ आयन और Cl- आयन अधिक मात्रा में बनाती है। जबकि एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में H+ आयन बनाती है ना, क्योंकि यह विघटित कम होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ताजे दूध का pH मान कितना होता है, 6 होता है। दही बन जाता है तो इसका pH मान कम हो जाएगा यानी कि अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। इसमें क्वेश्चन ए है, ताजे दूध का pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है? तो इसका उत्तर, ताजे दूध को क्षारकीय बनाने से दूध खराब नहीं होता है, इसीलिए बेकिंग सोडा इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? इसका उत्तर, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसीलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करता है और फिर अम्लीय करता है, इसके बाद में दही बनता है, इसीलिए समय इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इस जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। इसका समीकरण दिया है CaSO4 × ½ अणु जल प्लस 1.5 अणु जल, ये दोनों अभी क्रिया करेगा तो बनेगा जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O बनता है यानी कि जल। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होगा। अगला एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे Cl होगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताना है। इसका उत्तर है कि धोने का सोडा का उपयोग नंबर 1 में कांच में, साबुन एवं कागज के उद्योग में करते हैं। ठीक है, और घरों की साफ सफाई के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला उपयोग है सोडा अम्ल को अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।